कक्षा 7 की विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं, स्वपोषी पौधे अपना पोषण किस प्रकार करते हैं, और वहाँ पर हमने देखा था कि जो हरे पौधे हैं इस पृथ्वी पर वही एकमात्र उत्पादक माने जाते हैं और अन्य जितने भी प्राणी हैं वह सभी उपभोक्ता कहे जाते हैं। यह स्थिति जो है उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिससे वह भोजन का उत्पादन कर पाते हैं। आज हम परपोषी पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि परपोषी पौधे जो होते हैं, अभी तक हमने पिछले क्लास में स्वपोषी पौधों के बारे में पढ़ा था और यह देखा था कि स्वपोषी पौधे अपना पोषण किस तरह करते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि स्वपोषी पौधे अपना पोषण किस तरह करते हैं। परपोषी पौधे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं। या कई प्रकार के होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो परपोषी पौधे कहलाते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मृतजीवी, मृतोपजीवी। हमने बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर या पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरी नुमा आकृति के उगे हुए पौधों को देखा होगा। यह किस रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के या हल्के भूरे रंग के। इन्हें कवक कहा जाता है। दरअसल इन पौधों में पर्णहरित नहीं होने के कारण इनका सफ़ेद या भूरा रंग हमें दिखाई देता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए हरे रंग के नहीं होते हैं। इस कारण पर्णहरित न होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। भोजन के लिए क्या करते हैं? भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहा जाता है। भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखना जरूरी है। भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से, इसलिए पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड, ये सारे मृतोपजीवी पौधे हैं। बरसात के दिनों में नमी की अधिकता कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है। यह ब्रेड मोल्ड या राइजोपस है। जो ब्रेड पर लगने वाली सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी होती है वह ब्रेड मोल्ड या राइजोपस होता है। यह एक मृतोपजीवी पौधा है तथा नम ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में, यह भी जान लें कि कुकुरमुत्ता या मशरूम में प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस कारण कृत्रिम रूप से इन्हें उगाया भी जाता है। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। लोग इन्हें बड़े चाव से सब्जी के रूप में मशरूम के नाम से उपयोग भी करते हैं। दूसरे तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। अक्सर सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों के तनों या शाखाओं में लिपटी हुई पीले रंग की संरचना देखी होगी। कई बार तो यह पूरे वृक्ष पर ही छा जाते हैं। यह अमरबेल होते हैं। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती हैं। यह अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पोषी या जिस पर उगे हुए होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। इनमें चूसक अंग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से या पोषी से ही अपना भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे पूर्ण परजीवी कहलाते हैं, जो कि अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो परजीवी हैं, जो पर्णहरित की उपस्थिति में कारण अपना भोजन तो निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल तथा खनिज लवण के लिए पोषी पर निर्भर रहते हैं। यह पौधे हरे होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे चंदन या पोषक पौधों की जड़ों पर उगने वाला आंशिक परजीवी होता है। मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर ही आश्रित होते हैं, उन्हें पूर्ण परजीवी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें भोजन के लिए पूरी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें जड़ें नहीं पाई जाती हैं, उन्हें जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वह दूसरे पौधों पर उगते हैं और उन्हें आंशिक परजीवी के रूप में जाना जाता है।
कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो साथ साथ इस प्रकार रहते हैं जो कि दोनों को लाभ पहुंचता है, जिससे पौधों को एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध जो है वह सहजीवन कहलाता है, और ऐसे पौधे सहजीवी पौधे कहलाते हैं। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में अगर ध्यान से देखें तो इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों पर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधों के अंदर तक चली जाती है। तो नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए जो दाल और मटर के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु रहता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है। वह वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग योग्य बना देता है और जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे के अंदर पहुंच जाती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद जिसे पौधे सीधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जबकि उन्हें जड़ों में रहने का स्थान मिल जाता है। और इसी तरह एक पौधा होता है लाइकेन। लाइकेन भी जो है वह सहजीवन का ही उदाहरण है। कवक और शैवाल इसमें एक साथ रहते हैं लाइकेन में। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं दो जीवों के बीच, दो पौधों के बीच या जंतुओं पौधों के बीच, उसे हम सहजीवन कहते हैं। ऐसे पौधों को भी आपने देखा है जो कि कीटों को खाते हैं। यह पौधों में, इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जान लीजिए कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो सीधे कीटों को खा लेते हैं। जो कीट पतंगे उड़ रहे होते हैं उन्हें खा लेते हैं और पचा जाते हैं। कैसे, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। इन पौधों विशेषता क्या होती है इन पौधों की? इन पौधों में कीटों को पकड़ने वाले अंग पाए जाते हैं, और जब ये कीटों को पकड़ते हैं तो पकड़ने के उपरांत उन्हें अंदर उस अंग में बंद करके पचा लेते हैं। इन पौधों की विशेषता और एक होती है कि यह ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पर जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसलिए यह कीटों को पकड़कर उनकी भूमि में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा करते हैं। तो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो क्यों कीटों का भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। कैसे पकड़ते हैं? इनमें विशेष संरचना पाई जाती है। उसके लिए एक घटपर्णी पौधा है, चित्र देख सकते हैं आप। यह घटपर्णी पौधा है और इसमें जो है यह एक संरचना है जिसे घट कहा जाता है, और इसके ऊपर ढक्कन पाया जाता है। कीट जब इसमें जाता है तो यह ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है और कीट इसी अंदर में पानी जैसा तरल भरा हुआ होता है जो उस कीट को पचा देता है, जो बाद में उसके पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है वह एक घड़े के आकार का संरचना बना लेता है। घड़े के अंदर अनेक रोएं जैसी संरचनाएं होती हैं। जब कोई कीट उड़ते हुए उस घट जैसी संरचना में चला जाता है तो उसमें उपस्थित जो रोम होते हैं उसमें फंस जाता है और घट के ऊपर स्थित जो पत्ती नुमा ढक्कन होता है वह बंद हो जाता है और उसके अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा कीट को पचा लिया जाता है। भारत में यह कहाँ पाए जाते हैं? गारो और खासी की पहाड़ियों पर यह पौधा पाया जाता है। इसके अलावा ड्रोसेरा, बीनस फ्लाई ट्रैप, यह सब भी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। तो यह पाठ आपका पूरा हो गया। इस पाठ से आपने क्या क्या सीखा इस पर चर्चा कर लें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जीव जंतु प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर आश्रित होते हैं? पौधों पर आश्रित होते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल आवश्यक पदार्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज नामक शर्करा एवं ऑक्सीजन होता है। पत्तियों में बना भोजन पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संचित होता रहता है, जिसका उपयोग दूसरे प्राणी भी करते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी एवं कीटभक्षी। यह 4 तरह के पौधे होते हैं जो कि परपोषी
तरह के पौधे माने जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें जो है आज के क्लास के रिलेटेड टॉपिक्स थे। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके या फ़ोन करके हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले लेसन के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।